हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आजकल हमने वैशेषिक दर्शन फिर से पुनः स्टार्ट किया है, जो बचा हुआ पार्ट था उसको हम करेंगे। दर्शन को हमने फिर से शुरू कर दिया है। आज हम वैशेषिक दर्शन के कर्म सिद्धांत को जानेंगे। वो क्या कर्म के बारे में हमें बताता है, इससे हम क्या नया, उसमें क्या नया हम खोज पाते हैं, ये हम पर निर्भर करता है। ये स्टार्ट करने से पहले 2 मिनट मैं थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे बोलना चाहती हूँ। आजकल बहुत सारे ऐसी न्यूज़ आती रहती है जिसमें क्लास 1 ना फर्स्ट का छात्र है ना, कितने छोटे छोटे बच्चे सुसाइड्स कर रहे हैं। और जो एडल्ट्स हैं उनमें तो रहा ये, क्योंकि मानसिक तनाव काफ़ी बढ़ जाता है। अभी रिसेंट की घटना है ग्रेटर नोएडा की, शारदा यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा था, और उसमें वो बीडीएस की छात्रा थी जिसमें बहुत ही मानसिक तनाव से वो गुज़र रही थी, और काफ़ी दबाव रहता है बच्चों पे। तो इसी पे मैं कुछ सोच रही थी। कल मैंने पूरा दिन पूरी सोचने पे ही बिताया। ये समझ में आया कि हम कहीं ना कहीं एज अ सोसाइटी, एज अ इंडिविजुअल भी फेल हो रहे हैं, क्योंकि एक एक इंडिविजुअल इम्पॉर्टेंट रखता है। आप ये समझिए जीवन में ही सब कुछ है। अगर आप जीवन का ही अंत कर लेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं बचेगा ना, कोई आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, कुछ भी आप नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति ना बने उससे पहले क्या मेजर्स लेने चाहिए वो थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी। अगर आपको अपने अंदर कुछ ऐसा परिवर्तन दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लक्षण आपको नज़र आ रहे हैं कि बहुत तनाव रहता है, कुछ भी करने की इच्छा नहीं हो रही है, ज़रा सी बात पे आपको रोना आ रहा है, प्लीज़ मेडिकल यानी कि साइकेट्रिक हेल्प लीजिए। इसको कोई भी टैबू मत बनाइए कि अरे मैं तो दिमाग के डॉक्टर, जैसे आप शरीर, बाकी शरीर के अंगों का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे ही दिमाग के लिए भी जाना आवश्यक है। दूसरा, सोसाइटी को थोड़ा सा, आपको पूरी सोसाइटी से मेरी ये अर्ज रहेगी, थोड़ा सा आप इन संसार या जो भी लोग यहाँ पे हैं इनके प्रति थोड़ा सा आप करुणा भाव से रहें। दूसरे के प्रति आपके अंदर एम्पैथी हो, दूसरे के दुख कष्ट को आप समझें, तभी हम एज अ सोसाइटी और एज अ इंडिविजुअल जो भी हैं, क्योंकि इंडिविजुअल से ही अंततः सोसाइटी बन रही है, हम सक्सेस कर पाएंगे, सक्सीड कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब ये ऐसी दुखद घटनाएं आती हैं तो मन विचलित होता है, और ये समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्यों नहीं ऐसे मेजर्स को, और पहले ही आगाह क्यों नहीं हो जा रहे हैं। ठीक है, तो स्पिरिचुअलिटी भी इसमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी को ही अंततः वो मार्ग बताया गया है जहाँ पे आपकी जो सांसारिक दुख और जो लोगों से आपको पीड़ा मिल रही है उससे आप बच सकते हैं। एक ढाल बन, एक शील्ड का काम करेगा आपका। जब आप प्रभु से जुड़ जाएंगे, किसी आध्यात्मिक चर्चा से आप जुड़ेंगे, सत्संग से जुड़ेंगे, तो आपका निश्चित ही मन बदलता है। जब आप ये समझ जाएंगे कि इस जीवन की बहुत वैल्यू है ना। इस जीवन, जो मनुष्य जो जन्म मिला है हमें, ऐसे तो सारे जीवों का अपना, हर जीव अपने आप में यूनिक है, उसको भी अपना जीवन अच्छे से जीना चाहिए। देखिए, कोई भी जीव जो हैं, जो भी हम अपने आसपास देखते हैं, उन पे भी हम दया करें, उन पे भी हम करुणा भाव के साथ रहें, आसपास एक अच्छा सकारात्मक एनवायरनमेंट क्रिएट करें, और फिर देखिए जीवन कितना सुंदर हो जाता है। तो हम अपने विषय की तरफ लौटते हैं। कर्म के बारे में आज हम जानने वाले हैं, वैशेषिक दर्शन हम कर रहे थे। ठीक है, तो इसका विशेष ध्यान रखिए जो मैंने बातें आपको बताई। ठीक है, दूसरों के प्रति थोड़ा सा नर्म रहिए, उसकी समस्या को समझिए, बस इतना कर लेंगे तो ये घटनाएं कम तो हो ही जाएंगी। ठीक है, आइए विषय पर आते हैं। कर्म का आधार द्रव्य है। कर्म मूर्त द्रव्यों का गतिशील व्यापार है। मूर्त द्रव्य 5 हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, है ना, वायु, आकाश। और देखिए, इन्होंने आकाश को नहीं कहा है, मन कह दिया है। ठीक है, कर्म का निवास इन्हीं द्रव्यों में होता है। कर्म का निवास सर्वव्यापी द्रव्यों में नहीं होता, क्योंकि वे स्थान परिवर्तन से शून्य हैं। कर्म द्रव्य का सक्रिय रूप है। ठीक है, तो आप समझ ही जा रहे होंगे, कि समझ पा रहे होंगे कि सक्रिय रूप होता है और निष्क्रिय रूप होता है। ठीक है, 2 तरह के रूप बताए गए हैं। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि द्रव्य की 2 विशेषताएं हैं, सक्रियता और निष्क्रियता। वही आगे आ गई।
कर्म द्रव का सक्रिय रूप है, जबकि गुण द्रव का निष्क्रिय रूप है। कर्म निर्गुण है, गुण द्रव्य में ही आश्रित रहता है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए साफ साफ यहाँ पे बता रहे हैं कि जो आपके जो कर्म हैं उसमें भी इन्होंने दो रूप उसकी बता दी, तो विशेषताएं एक तरह से बता दी हैं कि द्रव्य की दो विशेषताएं बता दी, सक्रियता और निष्क्रियता। जो कर्म है वो द्रव्य का सक्रिय रूप, यानी जो आप कर्म कर रहे होते उसके लिए सक्रिय भी रहते हैं ना, मतलब वो उसमें हलचल होती है, उसमें कर्म। आप मान लीजिए आप यहाँ से वहाँ उठ कर गए, ये भी एक कर्म ही हुआ, ठीक है, इस दृष्टि से। ओके, कह रहे कर्म के द्वारा एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से संयोग भी होता है। कर्म को इसलिए संयोग और विभाग का साक्षात कारण माना जाता है। गेंद को ऊपर फेंके जाने पर छत से संयुक्त होना कर्म के व्यापार के द्वारा ही होता है। उपरोक्त विवेचना के आधार पर कर्म की परिभाषा इन शब्दों में दी जा सकती है। कर्म वह है, पहला जो बताया, जो द्रव्य में संवेद है। द्रव्य का मतलब यहाँ सब्सटेंस है, ठीक है, जो गुण से शून्य है। तीसरा बताया जो संयोग और विभाग का साक्षात कारण है। तो कर्म को तीन भागों में विभाजित करते हुए क्या बताया? कर्म वह है जो द्रव्य में संवेद है, दूसरा जो गुण से शून्य है, तीसरा बताया जो संयोग और विभाग का साक्षात कारण है। कर्म गुण से भिन्न है, गुण निष्क्रिय है, गुण को निष्क्रिय बताया, परंतु कर्म सक्रिय है। गुण स्थायी होता है परंतु कर्म क्षणिक होता है। गुण संयोग और विभाग का कारण नहीं होता परंतु कर्म संयोग और विभाग का कारण है। इन विभिन्नताओं के बावजूद दोनों में यह सादृश्य है कि वे द्रव्य में निवास करते हैं। कर्म और गुण भी, कह रहे कर्म और गुण की कल्पना द्रव्य के अभाव में नहीं की जा सकती। कर्म द्रव्य से भिन्न है, ठीक है, समझ पा। द्रव्य की सत्ता के लिए किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वह स्वतंत्र है। इसके विपरीत कर्म परतंत्र है। अब देखिए कर्म को परतंत्र इस वे में कह रहे हैं कि एक दूसरे से जुड़ा रहता है। मान लीजिए आप कोई एग्जाम्पल लीजिए, कोई आपने कर्म किया तो उसका कोई ना कोई पहले कॉज रहा होगा, तो ये निर्भरता रहती है ना, इसलिए कह रहे हैं ऐसा। कर्म अपने आप खड़ा ना होकर द्रव्य पर आश्रित रहता है। कर्म को पदार्थ इसलिए कहा जाता है कि कर्म के बारे में सोचा जा सकता है, उसका नामकरण संभव है। जिस दृष्टिकोण से गुण को पदार्थ कहा जाता है उसी दृष्टिकोण से कर्म को पदार्थ कहा जाता है। ये सब यहाँ पे गुण और कर्म का एक तरह से विभाजन करके बता रहे हैं ना, कि गुण क्या है ना, और आपका कर्म क्या है, ठीक है। कर्म की अनेक विशेषताएं हैं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। तो पहली विशेषता क्या बता रहे? कर्म की यह बात है कि कर्म क्षणिक होता है या कुछ ही काल तक जीवित रहता है। गेंद को छत से नीचे की ओर फेंके जाने में कर्म होता है परंतु यह कर्म चंद क्षणों का तक ही कायम रहता है। वैशेषिक ने तो यहाँ तक कहा है कि कर्म पाँच ही क्षण तक कायम रहता है, यानी 5 सेकंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। कर्म की यह विशेषता उसे गुण से भिन्न बना देती है। गुण स्थायी होता है, उदाहरण स्वरूप गेंद का रंग जो गुण है स्थायी होता है ना। तो इसमें देखिए एक सिंपल सा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे गेंद का कोई कलर है, ठीक है, वो उसको स्थायी बता रहे हैं, मतलब ये समझने के लिए केवल है। वैसे तो आप कहेंगे गेंद को डीकलराइज भी किया जा सकता है ना, डीकलरेशन के मेथड से, मतलब उसको उसका रंग भी हटाया जा सकता है ना, ये सब सारी बातें हो सकती है। लेकिन सिर्फ उदाहरण, इसमें आपको बाल की खाल नहीं निकालनी, आपको सिर्फ उदाहरण से ये समझाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कर्म को बता रहे हैं, आपने गेंद फेंकी, मान ली कुछ आपने गेंद फेंकी, वो एक स्थान तक पहुंची, फिर उसके बाद किसी मान लीजिए दीवार से टकरा गई और वो रुक गई, तो वहीं तक कर्म हुआ, कुछ क्षण के लिए हुआ। लेकिन कह रहे हैं कि गुण तो उसका, मान लीजिए उसकी उस बॉल का कलर सफ़ेद था या ब्लैक था या ब्लू था, तो वो तो रहता है, इसलिए इस रूप में उसको स्थायी बता रहे हैं और कर्म को अस्थायी बता रहे हैं, कुछ क्षण के लिए बता रहे हैं, ठीक है। कर्म की दूसरी विशेषता यह है कि सभी द्रव्यों में नहीं पाया जाता है। उदाहरण स्वरूप असीमित द्रव्य जैसे आकाश, काल, आत्मा, मन कर्म से रहित हैं, तो इनको कर्म से रहित बता दिया गया है, ठीक है। इन द्रव्यों का स्थान परिवर्तन नहीं हो सकता, वे एक स्थान से दूसरे स्थान में गतिशील नहीं हो सकते हैं। यही कारण है कि इन द्रव्यों में कर्म का अभाव है। कर्म केवल सीमित द्रव्य में ही होता है, यानी कह रहे सीमित सब्सटेंसेस में ही कर्म होता है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि हर
वस्तु कर्म करती है या हर आप इसे कैसे समझेंगे, हर जैसे आत्मा को कह रहे हैं कि यहाँ पे मन को कह रहे हैं कि कर्म से रहित है। यहाँ सिर्फ समझने के लिए वैशेषिक दर्शन में ये बताया जा रहा है कर्म का जो उनका समझने का भाव है, या कह सकते हैं कि उनको जो समझ में आया कर्म के बारे में वो यहाँ बता रहे हैं। ठीक है, कर्म की तीसरी बात विशेषता यह है कि कर्म से निश्चित द्रव्यों का निर्माण असंभव है, परंतु गुण में यह खूबी पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप भिन्न भिन्न अंशों के संयोग से मिश्रित द्रव्य का निर्माण संभव है, संयोग गुण है। कर्म की चौथी विशेषता यह है कि कर्म गुण से शून्य है या निर्गुण है। कर्म द्रव्य का गतिशील रूप है और गुण द्रव्य का निष्क्रिय रूप। तो गुण को निष्क्रिय बता रहे हैं कि वो जैसे कह रहे हैं कि मान लीजिए वो बॉल का कलर ब्लू था, वो बॉल के साथ तो जा रहा है, लेकिन कह रहे हैं वो नहीं कोई कर्म कर रहा है, उसको निष्क्रिय बता दे रहे हैं। ठीक है, आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। गति को इसलिए गुण कहना है कि यह तेज या धीमी होती है, अमान्य है। धीमा या तेज होना कर्म का लक्षण है, गुण नहीं, ये बता दिया साफ साफ। ठीक है, आप देखिए प्रशस्तवाद ने कर्म का होना कुछ उपाधियों के कारण बतलाया है, जिनमें निम्न मुख्य हैं। गुरुत्व यानी हैवीनेस को बताया यहाँ पे। जैसे कह रहे सारे द्रव्य जो है पृथ्वी की ओर गिरते, सभी को पड़ता है ग्रेविटेशन का नियम जो है, गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है। ठीक है, अतः भारीपन कर्म का कारण होता है। अब देखिए फ्लूइडिटी बता रहे, तरलता जो आप देखते हैं, है ना, तरल पदार्थों में गति दीख पड़ती, यही कारण है कि जल में गति है। अब जैसे भावना बता रहे हैं, भावना के कारण जीवात्माओं में क्रियाशीलता होती है। ठीक है, चौथा बताए संयोग, संयोग के कारण भी गति का आविर्भाव होता है। छत से फेंकी जाने वाली गेंद का संयोग जब पृथ्वी से होता है तो ये कर्म बता रहे, कर्म होता है। ठीक है, वैशेषिक द्वारा 5 प्रकार के कर्म माने गए। ये 5 प्रकार के कर्म इस प्रकार हैं, तो क्या बता रहे हैं। पहला बताया उत्क्षेपण यानी थ्रोइंग अपवर्ड, दूसरा बताया अवक्षेपण यानी डाउनवर्ड मूवमेंट, तीसरा बताया आकुंचन का यानी कॉन्ट्रैक्शन से है ना, प्रसारण यानी एक्सपांशन, गमन यानी लोकोमोशन। ये सारे शब्द आप जानते होंगे। ठीक है, जैसे थ्रोइंग अपवर्ड यानी ऊपर फेंकना, है ना, डाउनवर्ड मूवमेंट अवक्षेपण बताया, आकुंचन कंट्रैक्शन हो गया, प्रसारण भी होता है एक्सपेंशन हो गया, और गमन मतलब लोकोमोशन। ठीक है, उत्क्षेपण थोड़ा सा जान लीजिए, यही इन्हीं शब्दों को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है और इनका कर्म का सिद्धांत पूरा हो जाता है वैशेषिक दर्शन का। ठीक है, उत्क्षेपण कर्म उस कर्म को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु का संयोग ऊपर के प्रदेश से होता है। पत्थर का आकाश की ओर फेंकना इस कर्म का उदाहरण है। ठीक है, अवक्षेपण बता रहे हैं उस कर्म को कहते हैं जिससे वस्तु का नीचे के प्रदेश से संयोग होता है, यानी कि नीचे आती हैं। जैसे आप देखिए बहुत सारी वस्तुएं ऊपर जाके नीचे ही आती हैं, क्योंकि जब जहाँ तक ये ग्रेविटी का नियम लगता है, यानी कुछ मान लीजिए ग्रेविटी वाले स्टेट से बाहर चला गया तब तो नहीं आएगा, तब तो वहाँ अंतरिक्ष में घूमता रहेगा। ये सब नियम आपको पता होंगे, आपने साइंस पढ़ा है। ठीक है, ये मैं मान के चल रही हूँ। देखिए फिर आ गया है, बता रहे हैं अवक्षेपण के लिए यही बताया कि छत पर से नीचे की ओर पत्थर फेंकना अवक्षेपण है ना। वैशेषिक दर्शन में उत्क्षेपण तथा अवक्षेपण को उखल तथा मूसल के उदाहरण के द्वारा बतलाया गया है। हाथ की गति से मूसल ऊपर उठता है, उत्क्षेपण है। हाथ की गति से मूसल नीचे लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका संयोग उखल से ही होता है। इस क्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। हवा के प्रभाव से धूल, पत्ते, कागज आदि का ऊपर जाना उत्क्षेपण है। आंधी, तूफान, भूकंप आदि के फलस्वरूप पेड़ पौधे, मकान आदि का गिरना अवक्षेपण के उदाहरण है। ठीक है, आकुंचन समझिए, सिकुड़ना है। यह वह क्रिया है जिसके द्वारा वस्तु के अवयव या एक दूसरे के निकट आ जाते हैं। हाथ पैर मोड़ना आकुंचन का उदाहरण है। प्रसारण समझ ही रहे होंगे, प्रसारण का अर्थ है फैलाना। इस कर्म के द्वारा वस्तु के अवयव एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। मोड़े हुए कागज को पहले जैसा कर देना इस कर्म का उदाहरण है। मोड़े हुए हाथ, है ना, पैर, वस्त्र आदि का फैलना प्रसारण का उदाहरण है। गमन समझ ही रहे हैं, लोकोमोशन। यहाँ पे देखिए लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है, अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो जानते होंगे। गमन बता रहे ऊपर बतलाए गए 4 प्रकार के कर्म के अतिरिक्त सभी प्रकार के कर्म गमन में शामिल है। भ्रमण, आग की लपट का ऊपर की ओर उठना, बालक का दौड़ना इत्यादि गमन के विविध रूप हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखिए बहुत सिंपल बातें इसमें बताई गई कर्म से रिलेटेड, है ना।
थोड़े से इनके बता दिए गए कि किस प्रकार के कर्म होते हैं ना, उनको उनकी कैटेगरी बता दी गई। 5 प्रकार के इन्होंने कर्म मान लिए हैं, जिसमें आप समझ गए हैं उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ठीक है, यही मेन इस पूरे कॉन्सेप्ट में है। ठीक है, दूसरा ये है कि कर्म का कुछ उपाधियाँ जिनमें मुख्य बताया, जैसे उसमें हैवीनेस होती है ना, फ्लूइडिटी होती है, भावना होती है, संयोग होता है, ये सारी चीज़ें आप ये सब महसूस कर रहे होंगे कि ये सब हम पहले से ही जानते हैं ना, क्योंकि सिद्धांत देखिए जितना वो डेप्थ में जाएगा उतना ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना, अदरवाइज़ बहुत इजी है। ठीक है, कल हम इसका जो ये वैशेषिक दर्शन है इसका हम एक पक्ष, जैसे एक होता है यूनिवर्सैलिटी और दूसरा होता है जनरलिटी, यानी कि इसको इस तरह से लीजिए जैसे कुछ लॉज हैं जो यूनिवर्सल हैं, जैसे जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी उसका रोटेशन करती है, ये कह सकते हैं, उसके चक्कर लगाती है ना। तो ये क्या हो गया, एक तरह से यूनिवर्सल लॉ है, ये नहीं रुक सकता है जब तक कोई प्रलय या कुछ और अप्रिय घटना ना घट जाए। देखिए हर चीज़ में एक्सेप्शन लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम दर्शन के विद्यार्थी हैं, हम सब सीख रहे हैं कि दर्शन के विविध पहलुओं को जान रहे हैं, एक एक दर्शन को बारीकी से समझ रहे हैं, एक एक टॉपिक को लेकर के समझ रहे हैं, जिससे हमारे ज्ञान का और विस्तार हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए। अपने आसपास अगर आप किसी को परेशान, हताशा से ओत-प्रोत पा रहे हैं तो उन्हें थोड़ा सा अपना अपना धैर्य, अपना जो ज्ञान है वो आप दीजिए लोगों को, ताकि वो, अगर देखिए इससे पहले क्या होता है ना कि जैसे उसको उस अवस्था में लाइए ताकि वो इस ज्ञान को समझ पाए। पहले उसे अपनी भावनाएं समर्पित करिए कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, टाइम है, अच्छा बुरा सबका आता है, आप अच्छे समय से भी अवगत होंगे। अगर अभी बुरा समय चल रहा है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा अपनी संवेदनाएं प्रकट कीजिए, उनको अपनी तरफ आकर्षित कीजिए, इस ज्ञान से जोड़िए ताकि वो ऐसा कोई कर्म ना करें। ठीक है, कर्म का सिद्धांत आज हमने जाना है वैशेषिक दर्शन में, ऐसा कोई कर्म ना करें जिसमें जीवन ही नष्ट कर ले, जो स्टार्टिंग के में मैंने बताया। इसका विशेष ध्यान रखिए। अपने आसपास अगर आप किसी को परेशान इस तरह देख रहे हैं तो उसे उस परेशानी से निकालने की कोशिश करिए। ये सबसे बड़ा क्या होगा, कर्म होगा आज के जो जीवन जो आप जी रहे हैं उसमें। ठीक है, बहुत अप्रिय घटनाएं घटती हैं तो मन को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचता है। ठीक है, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ कुछ ना कुछ आपको मानसिक जो स्टेबिलिटी है, यानी मेंटल बैलेंस आपका बरकरार रहे और आप अच्छी मानसिक स्थिति में रह पाएँ। इसके लिए भी कुछ ना कुछ मैं लेकर के आऊँगी, कुछ ना कुछ नया बताती रहूँगी, कुछ ना कुछ जो भी मेरे से हो पाएगा मैं वो करने की कोशिश करूँगी। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।